राइस की बात करेंगे भाई, और क्या कहते हैं इसे, पैडी भी बोल सकते हैं। राइस कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन एक ही बात है। जितनी भी सीरियल्स क्रॉप हैं उनमें दो ही सीरियल्स क्रॉप ऐसी हैं जिन्हें डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल बारीकी से समझना है, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला वीट, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 लेक्चर में बना चुका हूँ, तीनों वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, आप लोग देख लेना। और दूसरा है राइस, पैडी, इसके ऊपर भी कम से कम 4-5 वीडियो लेक्चर बनाने पड़ेंगे, तब ये कंप्लीट होगा। देखो भाई, शुरू करें। बॉटनिकल नेम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा। ठीक है भाई, फैमिली बताओ, सबको पता है जितनी भी सीरियल्स क्रॉप में सबकी फैमिली एक ही है, पोएसी या फिर ग्रैमिनी, पोएसी या फिर कहो ग्रैमिनी। ठीक है भाई, क्रोमोसोम नंबर बताओ, इसका क्रोमोसोम नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 2n = 24, 24 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। और देखो भाई, ओरिजिन बताओ, ओरिजिन है इसका साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है भाई, इसमें और वीट के ओरिजिन में कंफ्यूज मत होना। वीट का ओरिजिन होता है साउथ वेस्ट एशिया, इसके अलावा बार्ले का भी साउथ वेस्ट एशिया, ग्राम का भी साउथ वेस्ट एशिया, बकबीट का भी साउथ वेस्ट एशिया। ठीक, लेकिन राइस का होता है साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा शुगर केन, गन्ने का ओरिजिन भी साउथ ईस्ट एशिया ही होता है। ठीक है भाई, और देखो इनफ्लोरोसेंस बताओ भाई कैसी होती है इसके अंदर। यहाँ पर इनफ्लोरोसेंस को कहते हैं पेनिकल। ठीक है, और सेमी इनफ्लोरोसेंस शॉर्गम के अंदर भी होती है, पेनिकल वाली। फ्रूट टाइप बताओ भाई, ये भी बता चुका हूँ, जितने भी सीरियल्स क्रॉप हैं सबके अंदर एक ही फ्रूट टाइप होता है और वो है कैरियोप्सिस। ठीक है भाई, कैरियोप्सिस फ्रूट टाइप हो गया। और देखो, राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है भाई, और बताओ, राइस एक C3 प्लांट है। अब ये C3 प्लांट क्या होता है भाई, जिसके अंदर C3 साइकिल होती है, बस C4 साइकिल इसमें नहीं होती। यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। अब C3 साइकिल, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, ये सब के ऊपर वीडियो लेक्चर बन चुके हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा और क्या बातें हैं, ये शॉर्ट डे प्लांट होता है, इसके ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ जब वीट का लेक्चर लिया था। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब 3 तरह के प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनको दिन का समय कम चाहिए, किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। जो फूल खिलते हैं ना किसी भी पौधे के अंदर, किसी भी फसल के अंदर जो फूल खिलते हैं वो डिपेंड करते हैं द ड्यूरेशन ऑफ लाइट की समय अवधि पर डिपेंड करते हैं कि कितना लंबा दिन है और कितनी छोटी रातें हैं, या कितना छोटा दिन है और कितनी लंबी रातें हैं। जैसे शॉर्ट डे प्लांट मतलब दिन छोटे होंगे, लॉन्ग डे प्लांट मतलब दिन लंबे होंगे, डे न्यूट्रल प्लांट जिसमें लंबे दिन हो या छोटे दिन हो फ्लावरिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। तो शॉर्ट डे प्लांट राइस कैसा आता है, शॉर्ट डे प्लांट। इस पर मैं ट्रिक भी बता चुका हूँ कि जितनी भी खरीफ क्रॉप है वे सब शॉर्ट डे प्लांट में आती हैं, जितनी भी रबी क्रॉप है वे सब लॉन्ग डे प्लांट में आती हैं। बस 2-3-4 एग्जाम्पल हैं जो डे न्यूट्रल के हैं, उनको याद करना है। बस डे न्यूट्रल वाले याद कर लो, बाकी के सब बचे खरीफ शॉर्ट डे में और रबी आपके लॉन्ग डे में। तो राइस अपन को पता है खरीफ क्रॉप है, तो ये आ गई किसमें, शॉर्ट डे प्लांट में। ठीक है भाई, और बात करो टेस्ट वेट की बात कर लेते हैं। टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है, 1000 दानों का वजन, द वेट ऑफ 1000 ग्रेन। 1000 दानों का वजन होता है, उसे कहते हैं टेस्ट वेट। एक होता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स क्या होता है भाई, सीड इंडेक्स यूज़ किया जाता है बड़े दाने वालों के लिए। भाई चावल का हुआ दाना, आपका गेहूं का दाना हुआ, ये छोटे सीड होते हैं इनके,
तो छोटे सीड होने की वजह से इनमें टेस्ट वेट 1000 दानों का वजन लिया जाता है। जिनके दाने बड़े होते हैं जैसे कि ग्राउंडनट, जैसे कि आपका काबुली चना, देसी चना, इनके सीड जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो जब सीड बड़े होते हैं तो उनमें यूज़ करते हैं अपन सीड इंडेक्स, वहाँ पर शब्द यूज़ होता है सीड इंडेक्स, और सीड इंडेक्स में 100 दानों का वजन लिया जाता है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। कई बार तो वैल्यू तो छोड़ो, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है कि टेस्ट वेट किसे कहते हैं। टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन, और सीड इंडेक्स का मतलब होता है 100 दानों का वजन। टेस्ट वेट का यूज़ किया जाता है स्मॉल सीड के लिए, छोटे दानों के लिए जो स्मॉल साइज के सीड होते हैं, और सीड इंडेक्स का यूज़ किया जाता है बड़े लार्ज साइज सीड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट वेट कितना होता है 24 ग्राम। ठीक है, कुछ किताबों में 25 ग्राम भी दिया है, दोनों याद रखना, 24 और 25 दोनों है। यहाँ पर टेस्ट वेट बासमती राइस का भी पूछ लेते हैं कि बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, और वो होता है 21 ग्राम। ठीक है, और देखो भाई टेस्ट वेट की बात कर ली अपन ने, अब आ जाओ इसकी स्पीसीज़ पर। राइस की टोटल स्पीसीज़ जो है वो 24 है। कितनी है 24 स्पीसीज़। इन 24 में से 7 स्पीसीज़ हैं टेट्राप्लॉइड। ठीक है, और बाकी की जो स्पीसीज़ हैं रिमेनिंग स्पीसीज़ कैसी हैं डिप्लॉइड। ठीक है, इन 24 में से ही 2 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कल्टीवेबल है, मतलब जिनकी हम खेती करते हैं, बाकी की 22 की खेती नहीं होती। वो तो 2 कौन कौन सी हैं, एक है ओराइजा सटाइवा और दूसरी है ओराइजा ग्लोबेरिमा। ठीक है भाई, ओराइजा सटाइवा जो हमने बात की, ये ओराइजा सटाइवा जो है बेसिकली आपकी इंडिया में ग्रो की जाती है और एशिया रीजन में ग्रो की जाती है। ओराइजा ग्लोबेरिमा आपकी अफ्रीका में ग्रो की जाती है। ठीक है, ये जो ओराइजा सटाइवा है, इस 24 में से एक और होती है अपनी, जिसको बोलते हैं ओराइजा निवोरा। ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि ये ओराइजा सटाइवा इस ओराइजा निवोरा से ही ओरिजिनेट हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ओराइजा सटाइवा किससे ओरिजिनेट हुई है। ये ओरिजिनेट हुई है ओराइजा निवोरा से। ये क्या है, वाइल्ड स्पीसीज है, एक वाइल्ड स्पीसीज। इसी 24 में से ये भी, इसी 24 में से एक और है ओराइजा निवोरा, जिससे माना जाता है कि ओराइजा सटाइवा इवॉल्व हुई। अब ये जो ओराइजा सटाइवा है, इसकी 3 सब स्पीसीज है। फिर कितनी, 3 सब स्पीसीज। कौन कौन सी, एक है ओराइजा सटाइवा इंडिका, एक है ओराइजा सटाइवा जैपोनिका, और एक है ओराइजा सटाइवा जैवनिका। बड़ा सिंपल है, देखो ओराइजा सटाइवा इंडिका नाम से समझ में आ रहा है, मतलब ये इंडिया के अंदर कल्टीवेट की जाती है। इसको हम ट्रॉपिकल राइस भी कहते हैं। ठीक है, जैपोनिका, ये भी नाम से समझ में आ रहा है, जापान के अंदर कल्टीवेट की जाती है। इसको सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट राइस भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसी की होती है, किसकी, जैपोनिका की। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है इन तीनों में, इसलिए जापान के अंदर राइस की प्रोडक्टिविटी अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जैपोनिका बेसिकली जापान के अंदर कल्टीवेट होती है। ये जो जैपोनिका है ना, ये आपकी लॉजिंग रेजिस्टेंस भी है, अधिक पानी और हवा आ जाए तो ये गिरती भी नहीं है, क्योंकि इसके तने बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, एक है आपकी ओराइजा सटाइवा जैवोनिका, ये करी जाती है इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है भाई, इतनी याद रखोगे। ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ग्लोबेरिमा, ये 2 तो कल्टीवेबल स्पीसीज हैं, कल्टीवेटेड हैं। अब ओराइजा सटाइवा भी फिर 3 प्रकार की है, ओराइजा सटाइवा इंडिका, ओराइजा सटाइवा जैपोनिका, ओराइजा सटाइवा जैवोनिका। इंडिका इंडिया के अंदर, जिसको ट्रॉपिकल राइस भी कहते हैं। जैपोनिका जापान के अंदर, जिसको सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट राइस भी कहते हैं। ये जैपोनिका हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रखता है। इसके पास एक गुण भी है, एक कैरेक्टर है लॉजिंग रेजिस्टेंस वाला। ओराइजा सटाइवा जैवोनिका इंडोनेशिया के अंदर ग्रो की जाती है। ठीक है भाई, देखो रूट की बात करें अपन, राइस के अंदर 2 प्रकार की रूट होती हैं। देखो यहाँ समझो, ये मान लो इस मिट्टी के अंदर एक राइस का हमने अभी सोइंग कर दी। ठीक है, तो क्या होगा,
इसमें से रूट निकलेगी, क्या निकलेगी, इसमें से रूट निकलेगी, ऊपर स्टेम निकलेगी, ठीक है। ये अपना प्लांट गया, चलो ठीक है, एक प्लांट बना ही लेते हैं, पूरी एनाटॉमी अपने यहीं से पढ़ लेंगे इसकी, ठीक। ये जो रूट निकल रही हैं आपकी, ये इनिशियल रूट होती हैं, ये आपकी इनिशियल रूट है और ये टेम्परेरी रूट है, टेम्परेरी रूट, जिनको कहा जाता है जिनको कहा जाता है सेमिनल रूट, जिनको क्या कहते हैं हम, सेमिनल रूट, जो डायरेक्ट सीड के रेडिकल से निकलती हैं। ये कहाँ से निकल रही हैं, रेडिकल ऑफ सीड। भाई दो चीज़ें होती है ना सीड में, रेडिकल और प्लम्यूल, प्लम्यूल से शूट निकल जाएगा, रेडिकल से रूट निकलती है। तो शुरुआती टाइम पर जब सीड अपन ज़मीन में बोएंगे तो जो सबसे पहली जो रूट निकलती है, इनिशियल रूट निकलती हैं, जो कि टेम्परेरी होती हैं, 30 से 35 दिन तक रहती हैं, जो इनको अपन सेमिनल रूट कहते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो इंटरनोड होते हैं, यहाँ पर इंटरनोड से परमानेंट रूट डेवलप स्टार्ट हो जाती है, और इन परमानेंट रूट को कहते हैं क्राउन रूट, और या फिर इनको बोल सकते हैं हम एडवेंटिशियस रूट, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं इनको, क्राउन रूट या फिर एडवेंटिशियस रूट। ये होती है परमानेंट रूट, ठीक है। ये हो गई आपकी परमानेंट। बाद में फिर यहाँ से डिटेक्शन हो जाता है, ये चीज पोर्शन जो है वो नीचे हट जाता है, ये पोर्शन जो है वो गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और फिर ये जो परमानेंट रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, यही इस प्लांट को अपना न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। स्टेम की बात कर लो, ये जो राइस की स्टेम है, इसको हम कल्म भी बोल सकते हैं, इसको हम हल्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है, ठीक है। इसके पास नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, जो नोड्स फिर इंटरनोड्स, इस तरह से। आप लोगों ने शुगर केन देखा है ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आपको नोड्स और इंटरनोड समझना हो तो शुगर केन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई। शुगर केन आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, इस तरह का रहता है। तो भाई ये जो बीच बीच में ये जो आप देख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं नोड्स, और ये जो बीच की लेंथ होती है, इसको बोलते हैं इंटरनोड। सेम ये ऐसी, बस गन्ना थोड़ा मोटा होता है और वो अंदर से खोखला नहीं होता। राइस की जो स्टेम है, ये अंदर से हॉलो होती है, खोखली होती है, और इसके अंदर भी ये नोड्स और इतना पार्ट कहलाता है क्या, इंटरनोड, ठीक है। तो स्टेम के पास क्या पाई जाती है, नोड्स और इंटरनोड्स। ये जो नोड्स होते हैं ना, इस नोड के पास पाई जाती है एक बड और एक लीफ, एक नोड के पास एक बड और एक लीफ। ये जो सबसे लोअर बड होती है, सॉरी, ये सबसे लोअर जो नोड है, इस लोअर नोड की बड से निकलते हैं आपके टिलर, इससे क्या निकलते हैं आपके टिलर्स, ठीक है। सब यहीं से समझ लो, टिलर्स कहाँ से निकलते हैं, लोअरेस्ट नोड से निकलते हैं, ठीक है। जो सबसे नीचे नोड होती है उससे निकलते हैं टिलर। अब बात कर लो, ये टिलर जो होते हैं वो खुद में एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह काम करते हैं, जितने ज़्यादा टिलर होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। यहाँ पर सबसे टॉप की जो नोड होगी, यहाँ से जो लीफ निकलेगी ना, यहाँ से जो लीफ निकलती है, इस लीफ को कहते हैं फ्लैग लीफ। तो फ्लैग लीफ पर भी क्वेश्चन आता है कि फ्लैग लीफ क्या होती है। किसी भी प्लांट की जो टॉप मोस्ट नोड होती है, वहाँ से निकलती है फ्लैग लीफ। यही फ्लैग लीफ जो है वो इन्फ्लोरोसेंस को कवर करती है। इसका काम क्या है, ये लगभग 56% फोटोसिंथेसिस करती है किसी भी प्लांट के अंदर, यानी प्लांट के अंदर जो टोटल फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका 56% फोटोसिंथेसिस तो फ्लैग लीफ से ही हो रहा है। अगर मैं इस फ्लैग लीफ को तोड़ दूं तो ये मान के चलो कि 50% उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन, भाई सीड ग्रेन जो बनता है आपका, जो ग्रेन डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर मेन फूड मटेरियल कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस से। 50% से अधिक फोटोसिंथेसिस तो फ्लैग लीफ अकेला कर रही है। तो जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट लीफ होती हैं, जो कि उस स्पाइक को कवर करती हैं, उसको अगर हम तोड़ दें तो 50% फोटोसिंथेसिस कम, मतलब 50% उपज भी कम हो जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ पर जो स्पाइक होगी, उस स्पाइक के अंदर, स्पाइक जैसे कि पता है आपको कैसी होती है, चलो इसको मिटा देते हैं। सभी लोगों ने धान तो देखी होगी भाई, राइस की जो स्पाइक होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, पेनिकल, ठीक है भाई। ये क्या है, पेनिकल। इस पेनिकल के अंदर जो ग्रेन होते हैं, जो इंडिविजुअल ग्रेन होते हैं,
ये ग्रेन कवर्ड होते हैं, टाइटली कवर्ड होते हैं दो ड्राई लीफ लाइक स्ट्रक्चर से। उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लेमा एंड पेलिया। जैसे कि मान लो ये आपका सीड है, ठीक है, ये सीड जो है वो कवर्ड रहेगा दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, और ये जो लेमा है इससे ही निकलते हैं आपके ऑन्स। कई बार आप लोगों को देखा ऑन्स निकलते हैं इस तरह से, ये जो ऑन्स होते हैं ना वो इसी लेमा से निकलते हैं। ये किसका डायग्राम बनाया मैंने, ग्रेन का, ठीक है भाई। तो ये लेमा और पेलिया जो होते हैं इन दोनों को मिलाकर ही कहा जाता है हस्क। हम कहते हैं ना भाई हस्क, हस्क मतलब उस राइस का जो कचड़ा बाहर निकला, उस दाने के ऊपर जो दो पतली सी सूखी जो लीफ होती है उसी को बोलते हैं लेमा और पेलिया, दोनों को मिला के कहा जाता है क्या, हस्क, ठीक है। और देखो राइस की लाइफ साइकिल की बात करें, राइस की जो लाइफ साइकिल है उसमें 3 फेज़ होती हैं। देखो कौन कौन सी फेज़ होती हैं। एक होती है वेजिटेटिव फेज़, ठीक, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज़, ठीक, तीसरी होती है राइपनिंग फेज़। तो राइस की लाइफ साइकिल में होती हैं 3 फेज़। इसमें से रिप्रोडक्टिव फेज़ और राइपनिंग फेज़ ये फिक्स होती हैं, कभी चेंज नहीं होती। इनका ड्यूरेशन है लगभग 35 दिन का और राइपनिंग डेज का है लगभग 30 दिन का, ठीक भाई। इसका ड्यूरेशन कितना है, लगभग 35 दिन का, और इसका ड्यूरेशन कितना है, लगभग 30 दिन का, ठीक है। ये जो है आपकी वेजिटेटिव फेज़ ये बस चेंज होती रहती है। हम जो चेंज करते हैं ना बेसिकली भाई, हमने कहा कि हमने कोई लो मैच्योरिटी मतलब कह सकते हैं हम कि कम जल्दी पकने वाली हमने कोई किस्म बनाई है, हमने अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी बनाई है, तो उसमें हमने जो दिन कम किए हैं ना वो दिन हम इसी वेजिटेटिव फेज़ में ही कम करते हैं। इनके साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये राइपनिंग में 30 दिन लेता ही लेता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ 35 दिन लेती है, ये तो फिक्स ही रहेगा। जो भी हमें कम ज़्यादा करना होता है वो इस वेजिटेटिव फेज़ में हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो बात की हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन की राइस के ऊपर, एक जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, उसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है।